नमस्कार दोस्तों, मार्केट फॉर लाइफ चैनल में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज के वीडियो में हम लोग उनो मिंडा यानी मिंडा इंडस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। बिकॉज ये जो कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी में आती है और इसमें पोटेंशियल है, हो सकता है आने वाले समय में लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। यही रीजन है आज के वीडियो में हम लोग कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, जिससे आप लोगों को कंपनी के बारे में काफी सारी चीजें पता चलेगी और हो सकता है आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में और कंपनी के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रेवेन्यू ब्रेकआउट, रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, परफॉर्मेंस एंड लास्ट में हम लोग कंपनी का कंक्लूजन करते हैं कि क्या हम लोगों को इस कंपनी में लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, और अगर हम लोग इस कंपनी में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस इस कंपनी का रह सकता है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रह सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और ये जो कंपनी है 1958 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और तब जो है इस कंपनी का सिर्फ एक छोटा वर्कशॉप था और उसमें कंपनी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस पर काम करती थी। पर करंटली अगर देखा जाए तो कंपनी के 71 प्लस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के काफी सारे कंट्रीज में फैली हुई है। तो अगर हम लोग 1958 से आज तक इस कंपनी की जो ग्रोथ देखते हैं तो वो काफी बढ़िया रेट से हुई है। बिकॉज जब कंपनी फॉर्म हुई थी तब एक सिर्फ छोटा स्टार्टअप था, पर अभी अगर देखा जाए तो कंपनी की जो है 23,000 प्लस एम्प्लॉयज है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी की जो पिछले 60-70 साल में जो ग्रोथ हुई है वो काफी बढ़िया रेट से हुई है। और करंटली अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में आता है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो मनेसर हरियाणा में आता है। तो इसका मतलब है कंपनी का जो नेटवर्क है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फैला हुआ है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी जो एक लीडिंग प्लेयर इंडिया में है, और इसका जो है इंडिया में काफी ज्यादा मार्केट शेयर भी है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। इसका मतलब है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है और अपने एंड कस्टमर्स को सप्लाई करती है, ताकि उसका यूज करके एंड कस्टमर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके, जिससे उनको इस कंपनी से काफी ज्यादा हेल्प होती है। बिकॉज ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ये कंपनी काफी अच्छे क्वालिटी के बनाती है और अपने एंड कस्टमर्स को डिलीवर करती है। तो इसका मतलब है कंपनी का बिजनेस हम लोगों को ऑटो एंसिलरी सेक्टर में देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी का काफी अच्छा मार्केट शेयर भी है। तो हम लोग आने वाले सेक्शन में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं, कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज का अगर बिजनेस देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि दुनिया के काफी सारे कंट्रीज से आता है। और इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और इसके ऑफिसेज जो है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के काफी सारे कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में अगर देखा जाए तो मेक्सिको एंड कोलंबिया में इस कंपनी के 2 प्लांट्स है। यूरोप में अगर देखा जाए तो फ्रांस, इटली, स्पेन एंड जर्मनी में भी इस कंपनी के प्लांट्स आते हैं। उसके साथ साथ एशिया में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम एंड जापान में भी इस कंपनी के प्लांट्स है। तो आउट ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो कंपनी के 6 प्लांट्स है, 7 सेल्स ऑफिस है और उसके साथ साथ 4 डिजाइन सेंटर्स है। इसका मतलब है आउट ऑफ इंडिया इस कंपनी के काफी सारे प्लांट्स ऑलरेडी फैल चुके हैं। और अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो कंपनी के 65 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उसके साथ साथ 7 सेल्स ऑफिस है और 12 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है। और ये जो सारे फैसिलिटीज है कंपनी ने 3 सेक्शंस में डिवाइड किए। फर्स्ट है नॉर्थ जोन, सेकंड है वेस्ट जोन और थर्ड है साउथ जोन। नॉर्थ जोन में हम लोग देख सकते हैं काफी सारे जगह पर इस कंपनी के प्लांट्स है। और वेस्ट जोन में अगर हम लोग देखते हैं तो अहमदाबाद, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, वालू, पीठामपुर इस जगह पर इस कंपनी के प्लांट्स है। उसके साथ साथ साउथ जोन में अगर देखते हैं तो बैंगलोर, चेन्नई, होसूर एंड मैसूर में भी इस कंपनी के प्लांट है। तो ये तो हुए कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इससे हम लोग को एक बात पता चलती है, कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑटोमेटिकली इस कंपनी पर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का जो रिस्क होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाता है, बिकॉज इस कंपनी के जो प्लांट्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड लोकेशंस पर है। तो अगर किसी प्लांट को कोई धोखा यहाँ पर हो भी जाता है तो इस कंपनी के बिजनेस पर उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात हम लोग कह सकते हैं। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ताकि हम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली किस तरीके के प्रोडक्ट्स इस कंपनी के आते हैं। तो अगर हम लोग मिंडा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड ऑफ रोड व्हीकल में भी यूज होते हैं। इसका मतलब है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सारे सेक्टर्स आते हैं उसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है। तो अगर हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की ब्रॉड कैटेगरी देखते हैं तो उसमें आते हैं स्विचिंग सिस्टम्स, लाइटिंग डिविजन्स, अकोस्टिक सिस्टम्स, कास्टिंग्स, सीटिंग्स एंड अदर्स। इसमें कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। तो अगर हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इन डिटेल देखते हैं तो जैसे हॉर्न्स होते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम्स, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, कैनिस्टर्स, अलॉय व्हील्स, लाइटिंग 4 व्हीलर्स, लाइटिंग 2 व्हीलर्स, EHVAC, सिगरेट लाइटर्स और उसके साथ साथ व्हील कवर्स, सीट बेल्ट, शिफ्टर्स, स्पीकर्स, 4 व्हीलर कैमराज, एयर डक्ट्स,
ईए पर्स, उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील्स विद एयरबैग्स और इसके साथ साथ काफी अदर प्रोडक्ट्स भी इस कंपनी के आते हैं और इस प्रोडक्ट्स में कंपनी का काफी एक्सटेंसिवली काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में कंपनी की क्वालिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो इसकी कंपनी के बिजनेस पर और उसके रेवेन्यू पर काफी ज्यादा इंपैक्ट उसका नहीं होता है। तो दोस्तों आने वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी के कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इस कंपनी के जो कस्टमर्स है वो इस कंपनी की स्ट्रेंथ है। तो अगर मिंडा इंडस्ट्रीज के कस्टमर्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी के 60 प्लस कस्टमर्स है और 300 प्लस वेंडर्स है। और अगर हम लोग इस कस्टमर्स की बात करते हैं तो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एंड ऑफ रोड सेक्शंस में इस कंपनी के पास काफी ज्यादा इंटरनेशनल एंड लोकल कस्टमर्स है। तो अगर हम लोग टू व्हीलर सेक्टर में कंपनी के लोकल क्लाइंट्स देखते हैं तो उसमें आता है बजाज ऑटो, BMW, होंडा, हीरो, KTM, महिंद्रा मोटर्स, रॉयल इनफील्ड, TVS, सुजुकी, यामा। तो ये तो हुए सिर्फ टू व्हीलर सेक्टर के क्लाइंट्स। तो अगर हम लोग फोर व्हीलर सेक्टर में देखते हैं तो इस कंपनी के पास अशोक लेलैंड, फोर्ड, फिएट, जनरल मोटर्स, ह्युंडई, होंडा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, निसान, रेनॉल्ट, टाटा मोटर्स, टोयोटा एंड फोक्सवैगन, इस तरीके के क्लाइंट्स फोर व्हीलर सेक्टर में। और उसके साथ साथ ऑफरोड सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो आयशर मोटर, एस्कॉर्ट्स, JCB, महिंद्रा, सोनालिका इंटरनेशनल, स्वराज, इस तरीके के जो कस्टमर्स है वो ऑफ रोड सेक्शन में इस कंपनी के पास है। और अगर हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स देखते हैं तो एप्रिला, BMW, होंडा, कावासाकी, मोटो गुजी, सुजुकी, पोलारिस, यामाहा, इस तरीके के काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी इस कंपनी के पास है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो दुनिया की जो सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनीज है वो सारी इस कंपनी की क्लाइंट्स है। तो इसका मतलब है इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जगह से आता है। तो यहाँ पर कंपनी की जो और एक रिस्क है, कंपनी का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी जगह से आता है। इसका मतलब है ये जो रिस्क होती है वो ऑटोमेटिकली इस कंपनी की कम हो जाती है। तो इसका मतलब है ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस तरीके से ग्रो होगा इस कंपनी को उसका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आने वाला है और वहां पर जो है काफी सारे न्यू व्हीकल्स क्रिएट होते रहेंगे और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो उनो मिंडा को ही मिलने वाले हैं। तो उसका जो है काफी ज्यादा फायदा इस कंपनी को आने वाले समय में हो सकता है। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां से हम लोगों को पता चलेगा कि कंपनी के कितने सारे सब्सिडरीज है और किस तरीके की कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास 16 जॉइंट वेंचर्स है, उसके साथ साथ 6 मर्जर्स एंड एक्विजिशन इस कंपनी ने ऑलरेडी किए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के जो है डोमेस्टिक, उसके साथ साथ ओवरसीज सब्सिडरीज भी काफी ज्यादा है और उसके साथ साथ जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स जो है वो भी इस कंपनी के पास काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंपनी की जो डोमेस्टिक सब्सिडरीज है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल सब्सिडरीज है उसमें इस कंपनी के काफी ज्यादा हाई स्टेक्स है। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकआउट देखते हैं, बिकॉज कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, उसमें से किस प्रोडक्ट से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है वो हम लोगों को पता चलेगा। तो अगर हम लोग ब्रॉड कैटेगरी में कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्विचेस सेगमेंट से कंपनी को 29% का रेवेन्यू आता है, लाइटिंग से 22%, एकॉस्टिक से 10%, कास्टिंग से 12%, सीटिंग से 10% और उसके साथ साथ अदर जो सेगमेंट्स है उससे 17% का रेवेन्यू आता है। इसका मतलब है कंपनी का जो रेवेन्यू है एक सेगमेंट पर डिपेंड नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर स्विचेस सेगमेंट से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है पर वो भी 30% से कम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी का किसी सेगमेंट पे कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में आता है तो कंपनी के रेवेन्यू पर काफी ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं होगा। तो अगर ज्योग्राफी वाइज कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखा जाए तो डोमेस्टिक से कंपनी को 84% का रेवेन्यू आता है और इंटरनेशनल मार्केट से सिर्फ 18% का आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है डोमेस्टिक मार्केट पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू पर उसका इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से 84% का आता है। तो यहाँ पर हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए कह सकते हैं। और अगर इस कंपनी का रेवेन्यू बाय व्हीकल देखा जाए तो फोर व्हीलर सेगमेंट से इस कंपनी का 53% रेवेन्यू आता है और टू व्हीलर सेगमेंट से 47% का रेवेन्यू आता है। तो अगर आने वाले समय में टू व्हीलर या फोर व्हीलर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू पर उसका 50% इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 50-50% डिवाइड होता है फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर सेक्टर पर। तो ये तो हुआ परसेंटेज वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन। तो अगर हम लोग पिछले साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो स्विचिंग सिस्टम से कंपनी को 1868 करोड़ का रेवेन्यू आया था और उसके साथ साथ लाइटिंग सिस्टम जो है उससे 1417 करोड़ का रेवेन्यू आया था, कास्टिंग से 748 करोड़, एकॉस्टिक सिस्टम से 634 करोड़, सीटिंग सिस्टम से 650 करोड़ और उसके साथ साथ अदर जो प्रोडक्ट्स है उससे 1058 करोड़ का रेवेन्यू आया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा सेक्टर्स में यहाँ पर डिवाइड हो चुका है और स्विचिंग सिस्टम जो है उस पर कंपनी सबसे ज्यादा डिपेंड, बिकॉज इसी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट से कंपनी को 1868 करोड़ का रेवेन्यू आता है। और अगर पिछले साल का कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो 6374 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जिसमें से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 325 करोड़। तो दोस्तों ये तो था कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग इस बिजनेस पर जो रिस्क है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने कंपनी के सारे पॉजिटिव्स की बात की, पर कोई भी बिजनेस होता है उसमें रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो इस कंपनी का जो सबसे पहला रिस्क है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड मार्केट कंडीशंस।
तो अगर इकोनॉमिक सिचुएशन आने वाले समय में खराब होती है तो इस कंपनी के बिजनेस पर उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ मार्केट कंडीशंस अगर आने वाले समय में खराब रहती है, जैसे मार्केट में कोई रिसेशन आता है या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, तो इस कंपनी के बिजनेस पर उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। सेकंड जो रिस्क है वो है पॉलिटिकल एनवायरमेंट रिस्क। इसका मतलब है इस कंपनी के जो प्लांट्स है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के काफी सारे कंट्रीज में भी है। तो अगर इंडिया के किसी भी कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस खराब होते और अगर उस कंट्री में इस कंपनी के प्लांट्स है तो हो सकता है आने वाले समय में इस कंपनी के बिजनेस पर उसका इंपैक्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ लोकली भी अगर देखा जाए तो इस कंपनी के जो प्लांट्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो अगर किसी स्टेट्स में इस कंपनी के प्लांट्स पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके बिजनेस पर उसका इंपैक्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ थर्ड जो रिस्क है वो है कंपटीशन रिस्क। बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पर इंप्रूव हो रहा है और उसके साथ साथ काफी सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है इस कंपनी को कंपटीशन भी आने वाले समय में फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कंपनी पर जो इंपॉर्टेंट रिस्क है वो यहाँ पर डिस्कस किए। इसके साथ साथ काफी सारे छोटे जो रिस्क है वो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जो कि हम लोगों को इस कंपनी में निवेश करने से पहले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपनी के रिस्क डिस्कस किए। इसके साथ साथ इस कंपनी को आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, जो कि हम लोग आने वाले सेक्शन में देखते हैं। तो अगर मिंडा इंडस्ट्रीज के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए है वो है फेवरेबल रेगुलेटरी नॉर्म्स। बिकॉज मेक इन इंडिया के अंडर गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही है वो इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल यहाँ से हो सकते हैं। तो इसका इस कंपनी को आने वाले समय में काफी अच्छा फायदा भी हो सकता है। तो अगर हम लोग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं तो वो है प्रीमियमाइजेशन। इंडिया में और उसके साथ साथ काफी सारे अदर कंट्रीज में जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काफी ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ रही है और वहां पर जो है काफी ज्यादा प्रीमियमाइजेशन भी हो रहा है। लोग जो है काफी ज्यादा हाई वैल्यूड व्हीकल्स भी यहाँ पर खरीद रहे हैं। उसका जो है इस कंपनी को फायदा आने वाले समय में हो सकता है। और उसके साथ साथ एनहांस सेफ्टी। तो रिसेंटली हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है हर व्हीकल्स में यहाँ पर कम से कम 6 एयरबैग्स होने चाहिए। और ये जो कंपनी ऑलरेडी एयरबैग्स में काम करती है और इस सेफ्टी गाइडलाइंस की वजह से इस कंपनी को आने वाले समय में उसका भी फायदा हो सकता है। और उसके साथ साथ फोर्थ जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आने वाले समय में इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स होने ही वाला है और इसका भी इस कंपनी को फायदा हो सकता है। और फिफ्थ जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए है वो है एक्सपोर्ट फोकस। हम लोगों को पता है इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं और ये भी इस कंपनी के लिए काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में हो सकती है। तो अगर हम लोग कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखते हैं तो आने वाले समय में कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी ज्यादा काम करने वाली है। तो उसमें जो है ये कंपनी पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर्स, ब्रशलेस मोटर कंट्रोलर्स, डीसी कन्वर्टर्स, ऑनबोर्ड चार्जर्स, स्मार्ट प्लग्स, इस तरीके के काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स कंपनी उठा रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर कंपनी के पास परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है 2016 एंड 17 में 3665 करोड़ था, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए 2020-2021 में 6374 करोड़ हो चुका है। इसका मतलब है कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू उसमें कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। हम लोग देख सकते हैं कोरोना पैंडेमिक में भी जो है इस कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। ऑल्दो इस कंपनी के रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो इस साल थोड़ी कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, पर हम लोग देख सकते हैं इसमें डिक्लाइन नहीं आया है। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग एबिडा देखते हैं तो 2016-17 में 374 करोड़ कंपनी का टोटल एबिडा था, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए 725 करोड़ हुआ है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं 2019 एंड 2020 में इस कंपनी का जो एबिडा है वो यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन हो चुका था, जो कि 725 से घटकर 672 करोड़ हुआ था। पर हम लोग देख सकते हैं इस बार जो है कंपनी का एबिडा फिर से बढ़कर 725 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखते हैं तो 2016-17 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 165 करोड़ का था, जो कि उसके 2 साल बाद कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। पर 2019 एंड 20 में हम लोगों को पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशन आया था और उसके बाद इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी यहाँ पर कम हुआ था, जो कि घटकर 155 करोड़ हुआ था। और इस साल हम लोग देख सकते हैं वो फिर से बढ़कर 207 करोड़ हो चुका है। और अगर हम लोग पिछले 5 साल का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। और उसके बाद जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा रिसेशन आया था तब इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से घटकर 14 हुआ था, फिर से अभी 14 ही है। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे रहते हैं तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी अच्छे से यहाँ पर बढ़ सकता है। और अगर हम लोग पिछले 5 साल का अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं तो इसमें हम लोगों को काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर हम लोग 2016-17 में देखते हैं तो अर्निंग्स पर शेयर जो था वो 20.72 का था। उसके बाद 2017 और 18 में इसका अर्निंग्स पर शेयर काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जो कि 35.78 था। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंटली उसमें गिरावट हो रही है। और अगर हम लोग इस साल देखते हैं तो वो 7.41 का है। तो इसका मतलब है अर्निंग्स पर शेयर में यहाँ पर गिरावट हो रही है। और नेट डेट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डेट भी इस कंपनी का कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था और अभी हम लोग देख सकते हैं जो डेट टू इक्विटी है यहाँ पर थोड़ा कम हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, पर उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उसमें काफी ज्यादा हाई रेट से ग्रोथ नहीं हो रही है।
पर अगर हम लोग इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री के ग्रोथ से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, बिकॉज इंडस्ट्री जो इससे काफी स्लो रेट से ग्रो हो रही है, उसके अगेंस्ट में ये जो कंपनी है काफी अच्छे रेट से पिछले 5 साल से ग्रो हो रही है। तो इसका मतलब है आने वाले समय में ये जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, बिकॉज जो कंपनी अपने पीयर से अच्छा परफॉर्म करती है वो जो कंपनी होती है वो लॉन्ग रन में काफी अच्छी हम लोग कह सकते हैं। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग इस कंपनी का कंक्लूजन करते हैं कि क्या हम लोग को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हम लोग को इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप लोग शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए किसी ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर बेट करना चाहते हो तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन आप लोग मिंडा इंडस्ट्री के साथ जा सकते हो, बिकॉज इस कंपनी का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है और उसके साथ साथ जिस तरीके की प्लानिंग कंपनी आने वाले समय में कर रही है, हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। और जिस तरीके का इस कंपनी का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस रहा है उससे भी ये कंपनी जो है काफी प्रॉमिसिंग लगती है। तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप लोग खुद का एनालिसिस कर आप लोगों को अगर ये कंपनी अच्छी लगती है तो इसमें निवेश कर सकते हो। और ये जो वीडियो था कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरीके के एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए आप लोग मार्केट फॉलो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।